आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं PSQ 7। ये जो हमने पिछले वाले स्टैंडर्ड में बात की थी ना सेफ्टी कल्चर की, एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करने की जहाँ पर डर ना हो कोई भी डेफिशिएंसीज को रिपोर्ट करने का। तो इसमें जो मेनली बात हो रही है वो हो रही है इंसिडेंट मैनेजमेंट की। तो यहाँ पर बात हो रही इंसिडेंट मैनेजमेंट सिस्टम कि किसी भी प्रॉब्लम के लिए आपको रिपोर्टिंग करना कैसे है, क्या प्रोसेस होगा। तो आपका पास एक इंसिडेंट फॉर्म होना चाहिए। इंसिडेंट फॉर्म में आप क्या क्या मेंशन करेंगे? डेट, किस दिन हुआ वो, डेट ऑफ ऑक्यूरेंस, है ना, किस टाइम पर हुआ, टाइम ऑफ ऑक्यूरेंस, किसने नोट डाउन किया, यानी कि ऑब्जर्व्ड बाय या रिपोर्टेड बाय हम कह सकते हैं। पिछले स्टैंडर्ड में हमने बात की थी ना, डर नहीं होना चाहिए। डर, इसके अलावा हम दूसरी चीज भी कर सकते हैं कि स्टाफ को कुछ बेनिफिट्स दें कि जो ज़्यादा रिपोर्टिंग करेगा उसको ये बेनिफिट मिलेगा, तो और ज़्यादा होड़ लगेगी लोगों को इन्फॉर्म कर, बताने में, प्रॉब्लम्स को रिपोर्ट करने में। तो इंस्टेड ऑफ नेगेटिव रीइंफोर्समेंट कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होना चाहिए। नेगेटिव पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट समझते हैं? ये कहने की बजाय कि अगर कोई लेट आया तो उसकी सैलरी कट जाएगी, ये नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्या है कि जो टाइम पर आएंगे उनका अप्रेजल भी ठीक से होगा, ये पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है। तो अगर हम रिपोर्टिंग में भी यही वाला कल्चर डेवलप कर दें, रिपोर्टिंग में भी स्टाफ को ये बता दें कि जो ज़्यादा रिपोर्टिंग करेगा, जो रिपोर्टिंग करेगा उसको अप्रेजल के लिए ज़्यादा कंसिडर किया जाएगा इंस्टेड ऑफ अदर थिंग। या आप और भी कई सारे, कुछ हॉस्पिटल्स में क्या होता है कि जिसने रिपोर्ट किया उसको चॉकलेट दे दी, किसी ने कुछ और उसको एम्प्लॉय ऑफ द मंथ बता दिया कि इसने सबसे ज़्यादा डेफिशिएंसीज बताई हैं, तो ये एम्प्लॉय सबसे ज़्यादा अच्छा है क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन की आंख और कान है, जहाँ पर भी प्रॉब्लम में तुरंत बताता है और हम उसको सिस्टम को डेवलप करने के लिए उस पर फिर काम करते हैं। तो इस टाइप का कल्चर आप डेवलप कर सकते हैं। तो इसीलिए रिपोर्टिंग ज़्यादा होगी। तो रिपोर्टेड बाय, किसने बताया, किसको बताना है, टू हुम, किसको रिपोर्ट किया, वो मेंशन हो आपके इंसिडेंट फॉर्म में। RCA हो, रूट कॉज एनालिसिस, उसका क्या है, रीजन क्यों हुआ वो, करेक्टिव एक्शन, प्रिवेंटिव एक्शन, है ना, रिव्यू हो, उसका एनालिसिस हो। तो किसने रिव्यू किया या किसने उस पर कमेंट्स डाले, किस टाइम पर वो डिपॉजिट हुआ या सबमिट हुआ क्वालिटी डिपार्टमेंट में। अगर उस पर सीनियर्स के कुछ रिव्यू चाहिए तो सीनियर्स के रिव्यू के लिए कब भेजा गया वो, ये सारे चीज़ों के बारे में डिटेल्स आपके इंसिडेंट फॉर्म में होनी चाहिए। क्लियर है? अब जो इंसिडेंट है वो इंसिडेंट को हम अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको स्टाफ को ये फोर्स नहीं करना है कि ये इंसिडेंट होगा तो आपको रिपोर्ट करना है, छोटे मोटे इंसिडेंट रिपोर्ट नहीं करना है। तो उनको ज़्यादा डेफिनेशन के जाल में नहीं फंसाना है, उनको सिंपल बोलना है कोई भी इंसिडेंट है, चाहे उसमें हार्म हुआ हो चाहे नहीं हुआ हो, आपको तो रिपोर्ट करना है। ऐसा नहीं कि केवल हार्म वाले इंसिडेंट रिपोर्ट करने हैं। तो इसीलिए इंसिडेंट को हम डिवाइड कर सकते हैं नियर मिस या सेंटिनल इवेंट या एडवर्स इवेंट बोलते हैं हम। ठीक है, एडवर्स ड्रग रिएक्शंस भी होते हैं।
अब नियर मिस क्या है? नियर मिस है कि कोई इंसिडेंट तो हुआ लेकिन उससे हार्म नहीं हुआ, तो नो हार्म हो गया। सेंटिनल इवेंट क्या है? सेंटिनल इवेंट ऐसा इवेंट होता है, मैं पहले भी आपको बता चुका हूं क्लास में, अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट्स जिससे कोई फिजिकल, मेंटल, साइकोलॉजिकल पेशेंट को प्रॉब्लम हो जाए तो उसको हम सेंटिनल इवेंट कहते हैं। एडवर्स इवेंट क्या है? कोई भी इंसिडेंट हो जाए तो सबसे पहले तो आपका जो फॉर्म हो वो इंसिडेंट फॉर्म जरूर हो, क्योंकि अगर आप सेंटिनल इवेंट फॉर्म केवल बनाएंगे तो स्टाफ हो सकता है कंफ्यूज हो जाए, उसको पता ही नहीं लगे क्या सेंटिनल इवेंट है क्या नहीं है, तो हम नहीं भर रहे फॉर्म। नियर मिस, उसको लगे कोई हार्म तो हुआ नहीं, हम क्यों इन्फॉर्म करें। तो आपका फॉर्म जो है वो इंसिडेंट फॉर्म के नाम से भी एक आपका होना चाहिए। आप स्पेसिफिक फॉर्म भी बना सकते हो या एक कंबाइंड फॉर्म बना सकते हो, इंसिडेंट, एक्सीडेंट, सेंटिनल इवेंट, नियर मिस फॉर्म। तो स्टाफ को पता लग जाएगा कि ये एक ही फॉर्म है जिसको हमें भरना है किसी भी टाइप के इंसिडेंट के लिए। क्लियर है? उसमें स्टाफ को नहीं समझ में आ रहा तो आप बाद में रिव्यू करके उस पर टिक मार देंगे कि ये इंसिडेंट है नॉर्मल विद नो हार्म, नियर मिस है, सेंटिनल इवेंट है या कोई एडवर्स इवेंट हुआ है, वो आप उसको जस्टिफाई कर सकते हो बाद में। स्टाफ को तो आप एजुकेट करें, डेफिनेटली एजुकेट करें, क्योंकि उसको पता होगा कि कौन सा नॉर्मल इंसिडेंट है, कौन सा मेजर इंसिडेंट है, ये तो बताना ही बताना जरूरी है। बट ऐसा नहीं कि अगर उसको नहीं समझ में आ रहा तो उसको फॉर्म नहीं भरना है, उनको ये भी बताना है कि आपको नहीं भी समझ में आ रहा तो कोई बात नहीं, कोई भी इंसिडेंट हो आपको ये फॉर्म फिल करके रिपोर्ट करना है क्वालिटी डिपार्टमेंट में। अगर अब ये तो हो गया आपका पेपर वाली बात, प्रैक्टिकली अगर मैं बात करूं, आपको ठीक से सिस्टम इंप्रूव करना है, रिपोर्टिंग अच्छी चाहिए, तो जहां अगर आपका सेटअप इस टाइप का है जहां लोगों को फॉर्म भरना नहीं आता, समझ में नहीं आता क्या लिखें, बता तो देंगे, तो उन पे बर्डन मत डालिए फॉर्म भरने का। क्वालिटी टीम खुद जाए, खुद फॉर्म भरे, या उनका एचओडी फॉर्म भरे, उनकी जिम्मेदारी लगाइए। स्टाफ को तो सिंपल ये बोलिए कोई भी प्रॉब्लम हुई है आप बता दीजिए। अगर आपने उनको चिट्ठा पकड़ा दिया कि ये भर के देना है, तो कई बार ऐसा देखा गया है कि वो उस चिट्ठे को भरने की वजह से रिपोर्टिंग ही नहीं करते कि कागज़ भरना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, उनको उस चीज़ से हेजिटेशन होता है, डर होता है, क्या लिखें क्या ना लिखें, आइडिया नहीं होता, क्योंकि हर किसी की राइटिंग स्किल्स ठीक नहीं होती, समझ में नहीं आता क्या लिखना है। तो रिपोर्टिंग आपको अच्छी करनी है, इंसिडेंट एक भी ना छूटे आपके पास आने से। इसके लिए क्या करना होगा, अगर आपके यहाँ इस टाइप का स्टाफ है जो रिपोर्टिंग करने से डरता है, तो वहाँ पर आप खुद जाके रिपोर्ट लीजिए, खुद फॉर्म भरिए, तो रिपोर्ट ज़्यादा अच्छी आ जाएंगी। नहीं तो इसके चक्कर में कि मैंने तो कागज़ दे दिया है, मैंने तो फॉर्म बना दिया है, मैंने तो एक्सेल शीट प्रोवाइड कर दी है, हर महीने डेटा मुझे प्रोवाइड करना है, या मैंने तो रजिस्टर बना दिया है, तो मैंने देखा है कि ब्लैंक पड़े रहते हैं, हर महीने रजिस्टर में लिखा होता है नो इंसिडेंट या नील डेटा, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। अगर हम काम कर रहे हैं तो गलतियां तो होंगी, और गलतियां हो रही हैं और वो रिपोर्ट नहीं हो रही हैं, इसका मतलब है वो गलतियां बार बार होंगी, इसलिए रिपोर्टिंग बहुत ज़रूरी है। सो इंसिडेंट मैनेजमेंट सिस्टम बहुत अच्छा होना चाहिए, किसी को किसी बात का डर नहीं होना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए इंसिडेंट रिपोर्टिंग को, इंडिविजुअल को पेनलाइज नहीं करना है, ठीक है। और जो इंसिडेंट हुआ है उस इंसिडेंट की इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर करना है आपको डिपार्टमेंट्स में, अपने लीडर्स को, टॉप मैनेजमेंट को, स्टाफ को। क्यों शेयर करना है? सो दैट दे बिकम अवेयर, उनको पता लग जाए कि अच्छा ये एक प्रॉब्लम हुई है, हमें ध्यान देना है। मैं सिंपल एग्जांपल बताऊं कि कोई रैंप से जा रहा है और वो पेशेंट फॉल हो गया, गिर गया। अब ये एक इंसिडेंट है, हो सकता है पेशेंट को हार्म हुआ हो सकता है नहीं हुआ हो। आप तो सिंपल ये मान लीजिए कि पेशेंट बस गिर गया, हार्म भी नहीं हुआ। अब अगर ये स्टाफ ने रिपोर्ट नहीं किया तो चांसेज हैं कि दोबारा उसी रैंप से कोई पेशेंट जाए और वो गिर जाए। तो रूट कॉज तो फाइंड आउट करना ही करना है। हो सकता है हमने साइड रील्स ना लगाई हो, उस वजह से गिर गया हो सकता है हमने पेशेंट को टाई ना किया हो, व्हील चेयर पे जा रहा हो पेशेंट का बेल्ट ना बांधा
वो एक रीज़न हो सकता है कि पेशेंट गिर गया हो सकता है कि जो ले जाने के लिए प्रोसेस है वो प्रोसेस ठीक नहीं था। फॉर एग्जांपल रैंप पे ले जा रहे हैं और जो व्हीलचेयर का जो फेस है पेशेंट का वो नीचे किया हुआ है, तो पेशेंट तो लुढ़क ही जाएगा ना आगे, समझे। तो एन नंबर ऑफ रीजन निकल के आ सकते हैं। अब मान लीजिए ऐसा आपको पता लगा कि रूट कॉज में कि पेशेंट को स्टाफ ऐसे करके लेके जाता है, तो इंडिविजुअल को पेनलाइज करने की बजाय कि भाई साहब आप ऐसे क्यों लेके जाते हो, ये तो गड़बड़ है। आपको सिस्टम इंप्रूव करना पड़ेगा, आपको सबको एक ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, बताना पड़ेगा कि हाउ टू ट्रांसपोर्ट द पेशेंट। तो आपका ट्रांसपोर्टेशन का जो पॉलिसी ऑलरेडी बना हुआ है, अगर उसमें ये मेंशन नहीं है कि कैसे पेशेंट को ट्रांसपोर्ट करना है, तो ऐड ऑन करिए, आप उसमें मेंशन करिए। क्योंकि जहां पर भी डॉक्यूमेंट में कोई चीज़ मिसिंग होगी तो वो इम्प्लीमेंटेशन में भी मिसिंग होगी। अगर डॉक्यूमेंट में लिखी होगी तो चांसेज हैं कि वो इम्प्लीमेंट भी हो जाए, क्योंकि पॉलिसीज़ तो पढ़ते ही हैं हम, ट्रेनिंग तो देते ही हैं पॉलिसी की। पॉलिसी में ही 4 चीज़ें लिखी हुई हैं, तो 8 चीज़ें कहाँ से बताएंगे हम, तभी बता सकते हैं जब हमारी लिखी होंगी। तो आपको पॉलिसी में मॉडिफिकेशन अपडेट करना पड़ेगा। इसको हम हाइथर्टो भी बोलते हैं। हाइथर्टो इंसिडेंट का मतलब क्या होता है? हाइथर्टो इंसिडेंट का मतलब होता है इस टाइप का इंसिडेंट जो पहले कभी हमने नहीं देखा। तो जो हमारा हीरा करते हैं ना, हीरा पढ़ा था ना इसी चैप्टर में, हजार्ड आइडेंटिफिकेशन रिस्क एनालिसिस जो हम करते हैं, उसमें भी अगर हमें कोई ऐसा नहीं लगा रिस्क जो हो सकता है, तो इंसिडेंट के बाद अनदेखा अनजाना इंसिडेंट जो सोचा भी नहीं था कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि आपने हीरा में उसको नहीं डाला, तो आपकी चेकलिस्ट में ऐड हो जाएगा वो हीरा की में। तो आपका इंसिडेंट जो है वो आपका चेकलिस्ट को भी इंप्रूव करेगा, क्योंकि एक बार इंसिडेंट हुआ तो आपको पता लग गया कि ये प्रॉब्लम दोबारा भी हो सकती है, या हमने तो सोचा ही नहीं था कि इस टाइप का इशू भी हो सकता है इस एरिया में, या थ्रू आउट द सेटअप, थ्रू आउट द हॉस्पिटल। तो आपको वो पॉइंट भी अपनी चेकलिस्ट में डालना पड़ेगा, और उसके लिए नेसेसरी एक्शन, करेक्टिव, प्रिवेंटिव एक्शंस आपको लेने पड़ेंगे। तो आपकी पॉलिसी भी अपडेट होगी, आपकी चेकलिस्ट भी अपडेट होगी, और उसके लिए आपको नेसेसरी एक्शंस भी लेने पड़ेंगे। पॉसिबल कब है? वो पॉसिबल तभी है जब इंसिडेंट की इंफॉर्मेशन आपके पास आए, और वो इंसिडेंट को आपको शेयर करना है अमॉन्ग स्टाफ, जिससे कि उनको उससे लर्निंग मिल जाए, पता लग जाए कि ऐसा इंसिडेंट यहाँ हो सकता है, पहले भी हुआ है, इसलिए हमें ध्यान रखना है, क्या सिस्टम प्रोसेस को फॉलो करना है, क्या न्यू ट्रेनिंग्स तो नहीं उसके बारे में कोई हो रही है, उसको हम अटेंड कर लें, सीख लें, क्योंकि ये प्रॉब्लम हो सकती है। कोई भी इंसिडेंट हो, चाहे वो कोई फॉल का हो, चाहे वो कोई बीमारी का हो, कुछ भी हो, जैसे कोई बीमारी बढ़ रही है हॉस्पिटल में स्टाफ के बीच में, तो वो भी आपको बताना पड़ेगा। पेशेंट्स में कोई बीमारी, किसी टाइप के स्पेसिफिक डिजीज के पेशेंट आने लग गए हैं आपके पास, और आपको तो पता लग गया, गवर्नमेंट ने इन्फॉर्म कर दिया, लेकिन आपने 4th क्लास एम्प्लॉय को, सबको उसके बारे में अवेयर नहीं कराया, तो चांसेज हैं कि उनको भी वो प्रॉब्लम इन्फेक्शन हो जाए। तो इसलिए जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास बाहर से आ रही है उसको भी स्टाफ को बताना है, शेयर करना है। कोई हॉस्पिटल में कोई प्रॉब्लम हुई है किसी एक डिपार्टमेंट में, किसी एक यूनिट में, तो उसको बाकी लोगों के साथ शेयर करना है, सो दैट वो अलर्ट भी हो जाएं, उनको ये भी पता लग जाए कि ये भी एक इंसिडेंट होता है। कई बार क्या होता है कि लगता है ये क्या इंसिडेंट है, मान लीजिए मैं चल के जा रहा हूँ कहीं पर और मैं फिसल गया, मैंने फ़ोन कर दिया क्वालिटी डिपार्टमेंट को कि अरे मैं यहाँ से जा रहा था, मैं फिसल गया, या मैंने फॉर्म भर के दे दिया। अब मे भी क्वालिटी डिपार्टमेंट को हंसी आई इस चीज़ पे, या मैनेजमेंट को बता दिया, HR को बता दिया, एडमिनिस्ट्रेटर को बता दिया, जो भी आपके यहाँ रिस्पॉन्सिबल पर्सन है जिसको रिपोर्टिंग करना है, तो हो सकता है हंसे के फिसल गया तो क्या भैया ठीक से चलो। लेकिन अगर रिपोर्टिंग कल्चर अच्छा होगा और दोबारा कोई फिर से फिसला, फिर उसने रिपोर्ट किया, तीसरी बार फिर कोई फिसला, फिर रिपोर्ट किया, तो अलर्ट होंगे नहीं होंगे, फिर समझ में आ जाएगा कि कुछ तो गड़बड़ है। और जब एरिया वही है, जगह वही है, बार बार में रिपोर्ट में आ रहा है, तो पता लग जाएगा कि भैया फिसलने का कुछ तो चांसेज है, कुछ तो प्रॉब्लम है इस एरिया में।
तो उस पर काम हो जाएगा। तो इसलिए कोई भी इंसिडेंट, मैंने इतना सिंपल एग्जांपल इसीलिए दिया कि आपको लग रहा होगा कि इसको क्या रिपोर्ट करना, मैं फिसल गया, थोड़ा सा ठीक से नहीं चला होऊंगा, हो सकता है वो जगह ही फिसलने वाली हो। तो अगर आप रिपोर्ट कर देंगे तो क्या होगा, मे बी आपका मजाक उड़ाया जाए फर्स्ट टाइम, लेकिन दोबारा जब कोई रिपोर्ट करेगा तो थोड़ा सा हम अलर्ट होंगे। तीसरी बार अगर वो इंसिडेंट आएगा तो बहुत ज़्यादा अलर्ट होने की ज़रूरत पड़ेगी। मैं एक और सिंपल एग्जांपल बताता हूँ। मैं रास्ते से जा रहा हूँ फ़ोन पे बात करते हुए और मेरा मोबाइल कोई छीन के ले गया। अब मैंने किसी को नहीं बताया तो किसको पता चलेगा? आपके मोबाइल से पैसे चोरी हो गए, आपके पास एक लिंक आई और उस लिंक पे आपने क्लिक किया और आपके अकाउंट से बैलेंस 0 हो गया। अब ये कोई किसी को बताए ही ना, पुलिस में रिपोर्ट ही ना करे, तो ऐसे इंसिडेंट्स और ज़्यादा होते रहेंगे। लेकिन अगर ये बता दिया तो उस गवर्नमेंट ने भी क्या किया, पुलिस ने भी क्या किया, उसको शेयर कर दिया। कितने सारे एग्जाम्पल है हमारे आगे। पुलिस के पास इंफॉर्मेशन जाती है और पुलिस उसको शेयर कर देती है, पब्लिक में बता देती है। किस लिए? कि उस टाइप के इंसिडेंट्स को रोका जा सके, बार बार उस टाइप के इंसिडेंट ना हो, लोग अलर्ट हो जाएं, समझ जाएं। सेम कल्चर हमें हॉस्पिटल में डेवलप करना है। कोई भी इंसिडेंट हो उसको सबके साथ शेयर करना है, सो दैट वो अलर्ट हो जाएं, उस टाइप के इंसिडेंट को रिपीट ना होने दें, प्रिवेंट करें उसको। तो इसके लिए आपको रिपोर्टिंग ज़रूरी है, शेयरिंग ज़रूरी है। तो इसीलिए जो हमने पिछले स्टैंडर्ड में पढ़ा था, HIC में भी पढ़ा था और इस स्टैंडर्ड में भी, कि हम कोई क्वालिटी का HIC का बुलेटिन बना सकते हैं। पढ़ा था ना हमने बुलेटिन के बारे में, कोई बुकलेट टाइप का भी बना सकते हैं, या हर महीने का एक रिपोर्टिंग फॉर्मेट भी बना सकते हैं जो हम स्टाफ के साथ शेयर करें, चाहे मेल के थ्रू करें, चाहे डेस्कटॉप पे शेयर करें, चाहे हम प्रिंटिंग निकाल के दें, मीडियम कुछ भी हो सकता है, चाहे हम व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें कि आज यहाँ ऐसा ऐसा हो गया, आज ये इंसिडेंट हुआ। तो स्टाफ को जब आप ट्रेनिंग लें तब उनसे पूछें कि हाँ जी वो इंसिडेंट हमने आपको रेज किया था, बताया था, उसकी क्या आपने पढ़ा? तो ये भी पता लगता रहेगा कि स्टाफ उसको रीड कर रहा है, नहीं कर रहा है। उस टाइप के इंसिडेंट दोबारा कितनी बार हो रहे हैं उससे भी आपको पता चलेगा कि इंसिडेंट की जो अवेयरनेस है वो हमारी सबके पास जा रही है या कुछ स्टाफ को नहीं पता लग पा रहा है। तो उस तरीके से करके भी हम सिस्टम को इम्प्रूव कर सकते हैं, राइट? अब आप समझिए कि कोई भी इंसिडेंट है, आपने उसका रिपोर्टिंग का फॉर्मेट बना दिया, स्टाफ में खूब मोटिवेट कर करके आपने भर दिया कि रिपोर्टिंग करना है, रिपोर्टिंग करना है, स्टाफ ने रिपोर्ट करना भी शुरू कर दिया, लेकिन उस पर काम तो होता ही नहीं। इंसिडेंट रिपोर्ट हो जाते हैं, उस पर कोई एक्शन ही नहीं होता। तो उसकी भी टाइम फ्रेम आपकी पॉलिसी में डिफाइन होना चाहिए। आपकी जो इंसिडेंट मैनेजमेंट पॉलिसी हो, कोई भी इंसिडेंट अगर हुआ है, चाहे वो सेंटिनल इवेंट है, चाहे वो कोई एडवर्स इवेंट है, तो आपको विद इन 24 आवर्स उस पर एक्शंस करना शुरू कर देना है। वेट नहीं करना है कि इंसिडेंट की हम पूरी रूट कॉज एनालिसिस करेंगे, फाइंड आउट करेंगे कहाँ कमी थी, किसकी कमी थी, ये पता करने के चक्कर में पेशेंट के साथ प्रॉब्लम ना हो जाए। तो पेशेंट सफ़र नहीं करना चाहिए। या जिसके साथ इंसिडेंट हुआ है, मान लीजिए स्टाफ के साथ हुआ है, उसको नीडल प्रिक हो गई, तो ये फाइंड आउट करने के लिए कि अच्छा नीडल प्रिक हुई है, किस पेशेंट से हुई ये पता करो पहले, पेशेंट इन्फेक्टेड है नहीं है ये पता करो पहले, फिर हम आगे की कार्रवाई करेंगे। इसकी बजाय हमें स्टाफ को इंस्ट्रक्शन देने होंगे कि तुरंत क्या करना है। जैसे नीडल स्टिक इंजरी होती है तो क्या करते हैं, रनिंग वाटर में वॉश करते हैं ना, किसको रिपोर्ट करना है। तो रिपोर्टिंग के बाद इन एक्शंस जो हैं वो विद इन 24 आवर्स हो जाने चाहिए किसी भी सेंट्रल इवेंट में, और उसका पूरा इंसिडेंट का रिपोर्टिंग विद रूट कॉज एनालिसिस, करेक्टिव एक्शन, प्रिवेंटिव एक्शन, उसका डॉक्यूमेंट्स विद इन 7 डेज हो जाना चाहिए। तो आपको 1 वीक लेके चलना है, 7 दिन के अंदर अंदर आपका सेंट्रल इवेंट का पूरा एनालिसिस हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि महीने महीने भर हम सोचते ही रहेंगे कि क्या करें, कैसे करें, डिस्कस करें। तुरंत एक्शन लेने की जरूरत, क्योंकि इस टाइप के इंसिडेंट दोबारा भी हो सकते हैं। तो आपको रूट कॉज फाइंड आउट करके
करेक्टिव एक्शन तो आपको देन एंड देयर उसी टाइम लेना है, लेकिन प्रिवेंटिव एक्शन जो है वो विद इन 7 डेज आपको उसका बनाना है कि क्या प्रिवेंटिव एक्शन प्लान होगा इस टाइप के इंसिडेंट को दोबारा होने से रोकने के लिए। क्लियर है? तो ये आपका टाइम फ्रेम हो गया कि इंसिडेंट को आपको कितनी देर में वर्किंग करना है उसको। जैसे गवर्नमेंट ने भी बनाया ना कि कोई एक्सीडेंट हो गया, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, तो पहले क्या होता था, जो लेके जाएगा सबसे पहले उसी से पूछताछ, कौन है, कहाँ है, कैसे, क्या, ये वो, पुलिस उनको परेशान करती थी। अब गवर्नमेंट ने उसको हटा दिया, उस चीज़ को रूल निकाल दिया कि कोई भी किसी भी एक्सीडेंटल केस को हॉस्पिटल में लेके जाएगा तो उसको तंग नहीं किया जाएगा, उसको परेशान नहीं किया जाएगा। नहीं तो लोग बचाएंगे नहीं, वो कहेंगे हमने एक अच्छा काम कर दिया, हम फंस गए, हमको बुलाया जा रहा है। अब मान लीजिए मेरे को कोई पेशेंट मिला, मैंने उसको हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया, मेरे को दूसरे दिन बेंगलोर निकलना है, मैं बेंगलोर चला गया, पुलिस कह रही है हाँ जी आना पड़ेगा, मैं 15 दिन की टूर पे हूँ, कोई क्लास लेने के लिए गया हूँ, कुछ सीखने के लिए गया हूँ, और वहाँ पर पुलिस मेरे को परेशान कर रही है। या हो सकता है मैं फैमिली के साथ कहीं घूमने गया हूँ, पुलिस मुझे बुला रही है, तंग कर रही है। तो इस टाइप का जब परेशानी होगी, किसी को तंग किया जाता है, तो फिर वो रिपोर्टिंग करना बंद करते हैं, हेल्प करना बंद कर देते हैं। तो इस टाइप का कल्चर नहीं होना चाहिए हॉस्पिटल एनवायरनमेंट में कि लोग इंसिडेंट को रिपोर्ट ना करें। इंसिडेंट रिपोर्टिंग सिस्टम अच्छा होगा तो ही हम अपना सिस्टम ठीक से डेवलप कर सकते हैं, नहीं तो प्रॉब्लम होती रहेगी। तो ये जो स्टैंडर्ड है PSQ 7, इसमें हमारी बात होती है इंसिडेंट मैनेजमेंट सिस्टम की। क्लियर है? तो इस चैप्टर में हमने PSQ 1 से लेके PSQ 7 तक, ये तो स्टैंडर्ड हो गए हमारे, टोटल 7 स्टैंडर्ड हैं। 49 जो हैं वो हमने ऑब्जेक्टिव एलिमेंट इसमें कवर किए हैं। अगर मैं समराइज करने का कहूं तो पहला स्टैंडर्ड हमने किस बारे में बात की थी, पेशेंट सेफ्टी के बारे में। दूसरे स्टैंडर्ड में हमने क्वालिटी इंप्रूवमेंट के बारे में बात की थी। ठीक है, फिर हमने किस बारे में बात की थी, हमने बात की इसमें पेशेंट सेफ्टी, क्वालिटी इंडिकेटर्स, आपके पेशेंट सेफ्टी कल्चर या मैनेजमेंट का सपोर्ट जिसको हम बात करते हैं, उसके बारे में हमने बात की। इंसिडेंट मैनेजमेंट के बारे में हमने बात की। बजट के बारे में हमने बात की। सर्वे के बारे में हमने बात की, कौन सी टूल्स होती हैं, और हमने क्वालिटी टूल्स की बात की। मोस्ट इम्पोर्टेंट जो मैंने AHREQ की वेबसाइट पे जाने का बोला था आपको, क्वालिटी टूल्स जो हमने पढ़ी थी ना, 6 सिग्मा, लीन सिग्मा, DMI से क्या होता है, वो सारी टूल्स की हमने बात की। तो ये सब इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स के बारे में हमने इसमें बात की। तो ये चैप्टर को आप बहुत अच्छे से समझा होगा तो आपको समझ में आएगा कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में इसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अगर आपने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया होगा तो समझ लो फिर क्वालिटी में आपको दोबारा क्लास लेने की ज़रूरत पड़ जाएगी। ठीक है, तो मेरा आपको ये इंस्ट्रक्शंस हैं कि आप इस क्लास को लेने के बाद जाके इस चैप्टर को पढ़ें एक बार ठीक से, और फिर अगर आपको समझ में कोई भी ऑब्जेक्टिव एलिमेंट या कोई भी स्टैंडर्ड समझ में नहीं आया हो तो आप दोबारा मेरे से पूछें, मैं दोबारा इस पर क्लास ले लूँगा। लेकिन ये चैप्टर सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है इस पूरे NABH की बुक में। वैसे तो सारे ही चैप्टर्स क्वालिटी की बात करते हैं, लेकिन ये एक बेस है जिसके ऊपर पूरा क्वालिटी घूम रहा है। तो क्वालिटी में जितनी भी हम बात करें, चाहे हम हजार्ड आइडेंटिफिकेशन, रिस्क एनालिसिस की बात करें, चाहे हम पेशेंट सेफ्टी कल्चर की बात करें, क्वालिटी इंडिकेटर्स की बात करें। क्वालिटी इंडिकेटर्स क्या है, सारे डिपार्टमेंट्स के लिए है ना, चाहे वो लैब है, चाहे वो इमेजिंग है, चाहे वो मेडिकेशन फार्मेसी है, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट है। तो इस चैप्टर को बेस कह सकते हैं हम सारे चैप्टर्स का, क्योंकि इसमें क्वालिटी की बात हो रही है, पेशेंट सेफ्टी की बात हो रही है। तो मेन मोटिव क्या है NABH का, पेशेंट की सेफ्टी, जिससे क्वालिटी इंप्रूव होगी। तो इसलिए ये चैप्टर को मैं बार बार कह रहा हूँ, आप अच्छे से पढ़ना, नहीं समझ में आए तो दोबारा पूछना। क्लियर है?
चलिए, थैंक यू।